नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है स्पेस हरिकेन। नाउ देखिए, आपने नॉर्मली जो धरती पे हरिकेन्स आते हैं उनके बारे में तो सुना ही होगा, राइट। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्पेस में हरिकेन को स्पॉट किया गया है। और इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि असल में ये वाला जो हरिकेन है इसकी अकरेंस हुई थी 2014 में और इसको डिटेक्ट यानी कि इसको स्पॉट किया गया है 2021 में। तो ये भी काफ़ी हैरानी वाली बात है कि आज फाइनली 7 साल के गैप के बाद जाके वैज्ञानिकों को ये समझ आया कि एक स्पेस हरिकेन भी आया था जो कि 20 अगस्त 2014 को धरती के ऊपर आया था। इसको समझेंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। अगर आप देखें जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी रेलिवेंट है। तो इसी चीज़ को समझेंगे एग्जैक्टली क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द वीक मैगजीन का ये पर्टिकुलर हमने स्क्रीनशॉट लिया है। स्पेस हरिकेन स्पॉटेड अबव द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये न्यूज़ मार्च 6 2021 की है। इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपने धरती पे जो हरिकेन्स आते हैं उनके बारे में सुना होगा। अब जब हमने उनकी बात कर ही ली है तो ब्रीफली उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो धरती पे हरिकेन्स आते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े तूफान होते हैं। चक्रवात कहा जाता है इनको प्रॉपर हिंदी में, लेकिन नॉर्मली कहें तो वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो कि समुद्र के ऊपर ओरिजिनेट करते हैं। और कैसे समुद्र के ऊपर ओरिजिनेट करते हैं, जब उस पर्टिकुलर ओशन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है और ये केवल और केवल ट्रॉपिकल एरियाज में ही देखने को मिलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है लो प्रेशर। उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉज होता है कोरियोलिस इफेक्ट, जिसकी वजह से एक लो लेवल की साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पे कॉज होता है लेटेंट हीट, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होती है। और राइजिंग मॉइस्ट एयर की जो कंडेंसेशन होती है इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या रहता है? इसका इम्पैक्ट ये रहता है कि ये कोस्टल एरियाज में काफ़ी बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, बिकॉज बहुत तेज़ तूफान होते हैं और बहुत तेज़ बारिश भी होती है और कुछ एरियाज में स्टॉर्म सर्जिस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये तो है नॉर्मल हरिकेन्स जो कि धरती पे देखने को मिलते हैं। आप ये वाले मैप में देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को दुनिया भर में अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के आसपास का जो एरिया है, इंडियन ओशन का एरिया, यहाँ पर तो इसको साइक्लोन्स कहा जाता है। यहाँ पर जो जापान और चाइना के लोग हैं वो इसको टाइफून्स के नाम से जानते हैं। जो यूएसए और मेक्सिको और साउथ अमेरिका के लोग हैं वो इसको बेसिकली हरिकेन्स के नाम से जानते हैं। ये एरिया है कैरेबियन सी का, जहाँ पे इसको हरिकेन्स कहा जाता है। इनफैक्ट एक ये वाला एरिया भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, यहाँ पे इसको विली विली कहा जाता है। लेकिन जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये बेसिकली है स्पेस हरिकेन। ये स्पेस हरिकेन क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज को ध्यान से देखिए। जो आपके हरिकेन्स जो मैंने आपको बताया जो धरती पर आते हैं, उनका अकर होने का एरिया होता है ये वाला, राइट। तो बिल्कुल सरफेस के ऊपर अकर होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं अर्थ का लो एटमॉस्फेयर। लेकिन जो स्पेस हरिकेन है, इसको स्पेस हरिकेन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये काफ़ी ऊपर जाके अकर होते हैं। ये सरफेस के पास अकर नहीं होते, दे अकर प्राइमरीली इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में। और यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं, जो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ, ये इस पर्टिकुलर एरिया में अकर करते हैं। इसको कहा जाता है आयनोस्फेयर। आई एम श्योर आपने ये नाम सुना होगा आयनोस्फेयर का। जो अर्थ का आयनोस्फेयर होता है ये थोड़ा सा एक्सोस्फेयर में भी जाता है, थोड़ा सा थर्मोस्फेयर में भी जाता है और थोड़ा सा मीजोस्फेयर में भी जाता है। इस आयनोस्फेयर में ये वाला स्पेस हरिकेन बेसिकली आता है। नाउ देख लीजिए, साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड अ स्पेस हरिकेन इन अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर, जिसकी असल में अकरेंस हुई थी 20 अगस्त 2014 को और आज जाकर इसको डिटेक्ट किया गया है। रिसर्चर्स रिवील्ड अ लॉन्ग लास्टिंग हरिकेन जो कि बिल्कुल ही लोअर एटमॉस्फेयर में जैसे आते हैं बिल्कुल वैसा ही दिखता है इन द पोलर आयनोस्फेयर एंड द मैग्नेटोस्फेयर। इस चीज को ध्यान रखिए, जो आयनोस्फेयर है वो तीनों के तीनों स्फेयर्स में आपको देखने को मिल जाता है। एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर में आपको देखने को मिलता है और यहीं पर आपका स्पेस हरिकेन देखने को मिला है। अब ये स्पेस हरिकेन क्या है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको समझ लेते हैं। जो धरती पे हरिकेन्स आते हैं उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, कुछ इस तरीके से होता है, राइट। आई एम श्योर आपको मालूम होगा कुछ इस तरीके से होता है। नाउ जो स्पेस हरिकेन्स है ये कैसे होते हैं? स्पेस हरिकेन्स भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से होते हैं देखने में। ये फनल लाइक होते हैं।
ये स्पाइरल होते हैं। दे आर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो कि पोलर आयनोस्फीयर के ऊपर अकर करते हैं। कब अकर करते हैं? जैसा मैंने आपको बताया धरती के ऊपर अकर करने के कुछ कंडीशंस होते हैं, वैसे ही स्पेस में भी अकर करने के कुछ पर्टिकुलर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होने चाहिए। इसमें जो कंडीशन है दैट इज कि ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट कंडीशंस में अकर करते हैं। जब धरती के पोलर आयनोस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा शांत कंडीशंस हों, तब जाके आपका स्पेस हरिकेन अकर कर सकता है। ये किस चीज़ का बना होता है? स्पेस हरिकेन्स बेसिकली बना होता है प्लाज्मा का। आपको मालूम है स्पेस में क्या है? स्पेस में केवल प्लाज्मा ही तो है। तो ये प्लाज्मा का बना होता है, इकट्ठा प्लाज्मा हो जाता है, कलेक्ट जब प्लाज्मा हो जाता है उसके चलते स्पेस हरिकेन बन जाता है। एंड इट इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ढेर सारी हॉट आयोनाइज्ड गैसेज जो कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं बहुत ही तेज स्पीड के ऊपर, रीचिंग अप टू 7560 किलोमीटर्स पर आवर। तो देखने में तो ये धरती वाले हरिकेन की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो लगभग 7500 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी चली जाती है। अब आप मुझे बताइए कि जो धरती वाला हरिकेन होता है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 250, 300, 320, 330 को अगर क्रॉस कर जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो स्पेस वाला हरिकेन है उसकी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू दी अर्थ हरिकेन। और जब ये इतनी तेज स्पीड पकड़ लेता है उसके बाद ये जो बड़ी सारी प्लाज्मा की स्टॉर्म होती है ये बारिश करती है इलेक्ट्रॉन्स की। धरती पे बारिश होती है पानी की, लेकिन यहाँ पे बारिश किस चीज़ की होती है? इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से एक जाइगैंटिक साइक्लोन शेप्ड ऑरोरा भी बन जाती है। ऑरोरा भी आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। जो ऑरोरा होती है वो आपने सुना होगा, जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स या फिर सदर्न लाइट्स बोलते हैं। कई सारे आपने लोग सुने होंगे कि आइसलैंड जाकर आते हैं तो ऑरोरा बोरियालिस को देखकर आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये एक फनल शेप्ड एक स्पेस हरिकेन है जो कि जब बारिश करता है इलेक्ट्रॉन्स की तो इस तरीके से ऑरोरा क्रिएट कर देता है। ये सारा का सारा जो है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है, इसीलिए इसको स्पेस हरिकेन का नाम दिया गया है। आई एम श्योर यहाँ तक आपको कहानी समझ आई होगी। अभी भी मैंने आपको ये नहीं समझाया कि स्पेस हरिकेन बनने में कैसे आया, उसके बारे में जानकारी आपको आगे दी जाएगी। नाउ देखिए स्पेस हरिकेन बनने में कैसे आया। इसको समझने के लिए आपको असल में समझना होगा सोलर विंड्स। जो सोलर विंड्स होती हैं ये क्या होती हैं? आपको मालूम है कि हमारे पूरे के पूरे जो सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है? वो बेसिकली एक तरीके से सन है। नाउ ये जो सोलर सिस्टम में सन है इसके ऊपर से निकलती हैं सोलर विंड्स। और सोलर विंड्स जो है कहाँ से निकलती हैं? ये सन के अपर एटमॉस्फेयर से निकलती हैं। आपने सुना होगा सन का कोरोना होता है, तो कोरोना में से ये सोलर विंड्स निकलती हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा चार्ज्ड पार्टिकल्स की स्ट्रीम होती है। ये पहुंच जाती है कहाँ पे? ये पहुंच जाती है धरती के पास में। आई विल शो यू द इमेज, डोंट वरी। जब ये धरती के पास पहुंच जाती है तब जाके ये भी तो सेम चीज़ क्रिएट करती है जो ऑरोरा की हम बात कर रहे थे। जो आपने सुना होगा कि जो नॉर्दर्न लाइट्स सदर्न लाइट्स हैं ये असल में क्यों क्रिएट होती हैं? ये भी तो सोलर विंड्स की वजह से क्रिएट होती हैं। आपने अभी तक यही पढ़ा होगा। वो अलग बात है कि स्पेस हरिकेन की वजह से भी ये सोलर विंड्स स्पेस हरिकेन की वजह से भी ये नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स क्रिएट हो रही हैं। नाउ जो सोलर विंड्स का प्लाज्मा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। सोलर विंड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है, जिसको कि कहा जाता है इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड। ये अगेन हम सोलर विंड्स की डेप्थ में जा रहे हैं, आपको यहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये आपका सन है, सन के बाहर से आपकी सोलर विंड्स निकल रही हैं जो कि धरती की तरफ आ रही हैं। जब ये धरती की तरफ आ रही हैं तो इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं और जब ये यहाँ तक पहुँच जाती हैं तो ये ऑरोरा क्रिएट करती हैं। नॉर्थ पोल और सदर्न पोल पे दोनों पे ऑरोरा क्रिएट करती हैं। एम आई राइट और नॉट? नाउ ये ऑरोरा आप देख भी सकते हैं किस तरीके से नॉर्थ पोल और सदर्न पोल पे क्रिएट होते हैं। ये वाली जो हमने लेफ्ट साइड पे इमेज दिखाई है दिस इज एन इमेज ऑफ आइसलैंड जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली इमेजेस देखने को मिलती हैं। यदि आपका कोई दोस्त वगैरह कभी गया होगा तो उसने भी आपको कभी दिखाई होगी कि मैंने आइसलैंड में जाके इस तरीके से नॉर्दर्न लाइट्स का एक्सपीरियंस देखा। खैर नाउ होता क्या है कि सोलर विंड और स्पेस हरिकेन का रिलेशन क्या है, इसको ध्यान से समझिए। 20 अगस्त 2014 की बात है जब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इंटरप्लैनेटरी कंडीशंस क्रिएट हो चुके थे। मैंने आपको क्या कहा था? स्पेस हरिकेन बनने के लिए क्या होना चाहिए? क्वाइट कंडीशंस होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल इंटरप्लैनेटरी कंडीशंस क्रिएट हुए। सोलर विंड स्पीड बहुत स्लो हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा लो डेंसिटी भी देखने को मिल गई थी। कंडीशंस फेवरेबल हो चुके थे एक फिनोमिना के लिए। इस फिनोमिना को कहा जाता है मैग्नेटिक रिकनेक्शन। मैग्नेटिक रिकनेक्शन अगेन एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है।
लेकिन सिंपल भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं तो मैग्नेटिक रिकनेक्शन बेसिकली ये चीज़ है कि आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन में। अब देखिए सोलर विंड्स के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी थी, मैंने आपको बताया यहां पर कि सोलर विंड्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। क्योंकि इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इनके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ये वाली जो मैग्नेटिक एनर्जी थी ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन के फिनोमिना के चलते ये कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और इनके जो पार्टिकल्स थे उन्होंने सडनली एक्सेलरेशन भी पकड़ ली। और इस तरीके से आपकी जो 20 अगस्त 2014 को सोलर विंड कन्वर्ट हो गया स्पेस हरिकेन में। इफेक्टिवली दोनों का जो इम्पैक्ट था वो यही था कि सोलर विंड की वजह से भी ऑरोरा ही होते हैं, स्पेस हरिकेन की वजह से भी ऑरोरा ही होते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि ये स्पेस हरिकेन क्रिएट होने के पीछे जो पूरी की पूरी कहानी थी, दैट इज दिस पर्टिकुलर वर्ड कि क्वाइट इंटरप्लैनेटरी कंडीशंस क्रिएट हुए थे, जिसके चलते स्पेस हरिकेन्स यहाँ पर देखने को मिले थे। ये वाली फिगर भी उस चीज़ को दिखाती है। ये केवल हमने आपको दिखाने के लिए दिखाया है कि भाई ऐसा होता है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें मुझे कुछ याद करना है, नहीं। आप यहाँ पे केवल ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्पेस हरिकेन बना है, बिकॉज ये यहाँ पर मैग्नेटिक रिकनेक्शन देखने को मिला था। नाउ स्पेस हरिकेन जो बना, जो मैग्नेटिक रिकनेक्शन हुआ, इट रिजल्टेड इनटू अ लॉन्ग लास्टिंग लार्ज एंड एनर्जेटिक स्पेस हरिकेन इन द नॉर्दर्न पोलर आयनोस्फेयर, जिसकी वजह से इस स्पेस हरिकेन ने बहुत सारी सोलर विंड्स, मैग्नेटोस्फेयर एनर्जी और मोमेंटम को डिपॉजिट कर दिया। कहाँ पे डिपॉजिट किया? इस पर्टिकुलर एरिया में डिपॉजिट कर दिया। नाउ अगर हम देखें कि क्या इसका कोई धरती पर भी इम्पैक्ट होता है, तो देखिए धरती पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट इसके इम्पैक्ट काफ़ी सारे हैं। देखिए ये कौन सा वाला एरिया है, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आपकी कई सारी सैटेलाइट्स होती हैं। तो वहाँ पर सैटेलाइट्स के साथ साथ आपका स्पेस डेब्री भी होता है, यानी कि जो आपके स्पेस में इकट्ठा हुआ जंक है, जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ मलबा है, वो भी वहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि इतनी तेज़ स्पीड की वजह से शायद वहाँ पे जो स्पेस डेब्री है उसके ऑर्बिट्स में कुछ बदलाव देखने को मिल जाए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वहाँ पर जो जीपीएस सैटेलाइट्स लग रही हैं या वहाँ पर जो रेडियो सिस्टम्स लगे हुए हैं या रेडार्स लगे हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाए। लेकिन इसके अलावा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट धरती पे इंसान को नहीं होता है। द स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू हैव लिटिल इम्पैक्ट्स ऑन द प्लैनेट। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है और इसका इम्पैक्ट क्या है। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। यदि फिर भी कोई डाउट्स हैं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट, और इसमें भाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कल 14 मार्च को होने वाला है सुबह 11 बजे के आसपास, ठीक है। यहाँ पर जो लोग यूपीएससी की तैयारी को लेकर सीरियस हैं डेफिनेटली इसमें हिस्सा लें। इसको अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना होगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दैट इज़ द फर्स्ट लिंक। उस पर आप क्लिक कीजिए और इस टेस्ट में हिस्सा लीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए जो लोग यूपीएससी को लेकर सीरियस हैं। यदि आप अपनी तैयारी को शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स, जिसमें कि आप हर रोज़ इंडिया भर के जो बेस्ट टीचर्स हैं उनके थ्रू पढ़ सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। दो तरह के कोर्सेज हैं, एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। और दोनों कोर्स में फ़र्क केवल इतना है कि अगर आपको मेंटर चाहिए तो आपको आइकॉनिक कोर्स चूज़ करना चाहिए, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूं और मेरी इवैल्यूएशन नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर वो आइकॉनिक कोर्स वो वाला गैप आपके लिए पूरा कर सकता है। बस इसमें आपको कोड यूज़ करना है अनि यूपीएससी, जिसके चलते आपके प्राइजेस डायरेक्टली कम हो सकते हैं। ऑल्सो यदि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस के भी कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। अगेन इसको भी आप सस्ते दामों में ले सकते हैं यूजिंग दिस कोड अनि यूपीएससी। यू हैव टू पे दीज प्राइसेस एंड नॉट दीज प्राइसेस, राइट। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा पाथ फाइंडर का टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।